तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, स्विट्जरलैंड का मुस्लिमों के खिलाफ बड़ा एक्शन, बुर्का नकाब किया बैन, मुंह ढकने पर लगेगा मोटा जुर्माना। शरद पवार ने राजनीतिक लाभ के लिए जाति की राजनीति और समाज में नफरत फैलाने का काम किया, चुनाव के बीच राज ठाकरे का बड़ा हमला। मौलाना तौकीर रजा ने दिया विवादित बयान, कहा हिंदू नौजवान को माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं दे रहे। इजराइल ने ना चाहते हुए भी पूरा किया नसरल्लाह का सपना, ईरान के सुप्रीम लीडर ने किया बड़ा खुलासा, सदमे में नेतन्याहू। बटेंगे तो कटेंगे, यूपी और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, अजित पवार का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में 2 सुरक्षा गार्ड की अपहरण के बाद हत्या, जैसे मोहम्मद ने ली जिम्मेदारी। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की कवायद की शुरू, एलन मस्क को सौंपी जिम्मेदारी, दोनों ने मिलकर बढ़ाया जेलेंस्की का हौसला। राहुल गांधी का दावा, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। सोनू सूद के कंधों पर आई बड़ी जिम्मेदारी, थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने एक्टर। अगर लगाया भ्रामक विज्ञापन तो कोचिंग सेंटर्स की खैर नहीं, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। ब्रिटेन ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का फिर दोहराया समर्थन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। स्विट्जरलैंड का मुस्लिमों के खिलाफ बड़ा एक्शन, बुर्का नकाब किया बैन, मुंह ढकने पर लगेगा मोटा जुर्माना। दोस्तों स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाते हुए एक नया कानून पारित किया है। यह प्रतिबंध बुर्का नकाब और अन्य मुंह ढकने वाले परिधानों पर लागू होगा। यह कानून 2021 में हुए जनमत संग्रह के आधार पर लागू किया जा रहा है, जिसमें 51.2% स्विस मतदाताओं ने सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने के प्रतिबंध का समर्थन किया था। नए कानून के तहत 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर मुंह ढकने पर करीब 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 97,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। शरद पवार ने राजनीतिक लाभ के लिए जाति की राजनीति और समाज में नफरत फैलाने का काम किया, चुनाव के बीच राज ठाकरे का बड़ा हमला। दोस्तों महाराज नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार पर कड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शरद पवार ने सियासी फायदे के लिए 1999 से महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और समाज में नफरत फैलाने का काम किया। उन्होंने कहा शरद पवार ने महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति की नींव रखी। उनका आरोप था कि पवार ने समाज में घृणा और विवाद फैलाने के लिए जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा दिया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की कवायद की शुरू, एलन मस्क को सौंपी जिम्मेदारी। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो दिसंबर 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के प्रारंभ में ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की योजना बनानी शुरू कर दी है। ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण मसले को सुलझाने के लिए किसी विदेश नीति विशेषज्ञ को नहीं बल्कि अपने करीबी सहयोगी एलन मस्क को जिम्मेदारी सौंपी है। चले कि हाल ही में ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत की, जिसमें एलन मस्क भी शामिल थे। ट्रंप, मस्क और जेलेंस्की के बीच लगभग आधे घंटे तक चली इस फोन वार्ता में जेलेंस्की ने ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने की बात की। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सोनू सूद के कंधों पर आई बड़ी जिम्मेदारी, थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। दोस्तों कोरोना काल में लोगों के मसीहा बनकर उभरे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हाल ही में सोनू सूद को नई उपलब्धि हासिल हुई है। एक्टर को थाईलैंड के पर्यटन मंत्रालय ने देश का ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार बनाया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। बटेंगे तो कटेंगे, यूपी और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, अजित पवार का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बटेंगे तो कटेंगे, इन दिनों न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र में भी चर्चा का विषय बन गया है। इस बयान पर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ नेता इसे समर्थन दे रहे हैं जबकि कुछ इसके विरोध में हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार लगातार इस बयान का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे का विरोध किया। उन्होंने कहा, मैं इस बयान का समर्थन नहीं करता, महाराष्ट्र में ये बातें नहीं चलती। यह उत्तर प्रदेश, झारखंड या किसी और राज्य में हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता। अजित पवार ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में सबका साथ सबका विकास की नीति को सही बताया। उनका मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग विचारधाराओं का सम्मान करना चाहिए और यहाँ किसी को भी बंटने की बातें नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में 2 सुरक्षा गार्ड की अपहरण के बाद हत्या, जैश ए मोहम्मद ने ली जिम्मेदारी। दोस्तों जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड की हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों द्वारा अपहरण और हत्या किए जाने की आशंका के बीच गुरुवार को 2 ग्राम रक्षा गार्ड लापता हो गए। पुलिस और सेना ने घने जंगल वाले इलाके में बड़े पैमाने पर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। अधिकारियों ने कहा कि ओहली कुंटवाड़ा के निवासी नजीर अहमद और कुलदीप कुमार आज सुबह अवधारी इलाके में मंजुलाधार जंगल में अपने मवेशियों को चराने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। इजराइल ने न चाहते हुए भी पूरा किया नसरल्लाह का सपना। ईरान के सुप्रीम लीडर ने किया बड़ा खुलासा, सदमे में नेतन्याहू। दोस्तों सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान की विशेषज्ञ सभा के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान खामेनेई ने युद्ध में मारे गए लेबनान के हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह, आंदोलन के वरिष्ठ नेता सैयद हासिम सफीद्दीन के साथ साथ हमास के नेता इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार और ईरानी सैन्य कमांडर अब्बास निलफुरुशान समेत प्रतिरोध समूह के सभी नेताओं को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि लेबनान, गाजा और फलस्तीन में चल रहा संघर्ष निश्चित रूप से प्रतिरोध समूहों को जीत की ओर ले जाएगा। खामेनेई ने युद्ध में मारे गए नसरल्लाह, इस्माइल हानिया और सिनवार समेत हमास और हिजबुल्लाह नेताओं को शहीद बताया और कहा इन लोगों ने इस्लाम की गरिमा को बढ़ाया है। खामेनेई ने कहा नसरल्लाह ने शहादत का अपना सपना पूरा किया, लेकिन वे अपने पीछे एक स्थायी विरासत छोड़ गए हैं जो हिजबुल्लाह है। अयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि नसरल्लाह की बुद्धि, धैर्य और अल्लाह पर विश्वास के कारण हिजबुल्लाह ने तरक्की की है। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह एक छोटे समूह से एक बड़े और शक्तिशाली संगठन में तब्दील हो गया है। सुप्रीम लीडर ने कहा लेबनान और अन्य जगहों पर कुछ लोग सोचते हैं कि हिजबुल्लाह कमजोर हो गया और वे इसके कार्यों की आलोचना करने लगे हैं। ऐसे लोग गलत हैं और भ्रमित हैं। वे नहीं जानते कि हिजबुल्लाह मजबूत है और उसने अपनी लड़ाई जारी रखी है। अगर लगाया भ्रामक विज्ञापन तो कोचिंग सेंटर्स की खैर नहीं, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। दोस्तों कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब से कोचिंग सेंटरों को 100% चयन या नौकरी की गारंटी जैसे झूठे दावों वाले विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऐसे संस्थानों द्वारा किए जाने वाले झूठे दावों के बारे में कई शिकायतों के बाद इन नियमों का मसौदा तैयार किया। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने संवाददाताओं से कहा, हमने देखा है कि कोचिंग सेंटर जानबूझकर भावी छात्रों से जानकारी छिपा रहे हैं। उन्होंने कहा इसलिए हम कोचिंग उद्योग से जुड़े लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश लेकर आए हैं। बता दें गाइडलाइन जारी होने के बाद से CCPA ने अब तक 54 नोटिस जारी किए हैं और लगभग 54.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने आगे कहा कि सरकार कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन विज्ञापनों की गुणवत्ता से उपभोक्ता अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कहा कि कोचिंग संस्थान चयन के बाद लिखित सहमत के बिना सफल उम्मीदवारों के नाम या चित्र का उपयोग नहीं कर सकते। खरे ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के कई अभ्यर्थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं खुद अध्ययन करके ही उत्तीर्ण कर लेते हैं और कोचिंग संस्थानों से केवल साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन लेते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को यह सलाह दी कि वे इस बात की जाँच कर लें कि सफल अभ्यर्थियों ने असल में किस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ब्रिटेन ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का फिर दोहराया समर्थन। दोस्तों ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद यानी UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया है। भारत सहित तमाम देश सुरक्षा परिषद की विस्तार की मांग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह निकाय दुनिया के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण अधिवेशन को सोमवार को संबोधित करते हुए महासभा में ब्रिटेन के राजदूत आर्ची यंग ने प्रधानमंत्री केशर स्टारमर के सितंबर में UNGA में दिए गए बयान को जिसमें उन्होंने वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए UNSC सुधारों का आह्वान किया था। यंग ने कहा ब्रिटेन चाहता है कि भारत के अफ्रीका, ब्राजील, जर्मनी और जापान को भी स्थायी प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा ब्रिटेन का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति सामूहिक नवीनीकृत प्रतिबद्धता के साथ साथ सुरक्षा परिषद में सुधार उसे मजबूत बनाएगी ताकि यह दुनिया के सामने आने वाली
चुनौतियों का सामना करना जारी रखें। उन्होंने कहा, यही कारण है कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के प्रबल समर्थक हैं। आज की दुनिया को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए। यंग ने कहा, हम सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों श्रेणियों में विस्तार का समर्थन करते हैं। हम स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व और ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान के लिए स्थायी सीट चाहते हैं।